listing of securities. The first concept today we are having, that is listing of securities. इसको लिख लीजिए प्लीज. चलिए. इन इंडिया मैं बस थोड़ा सा 2 मिनट जिक्र करूंगा पब्लिक इशू का. आई नो दैट लास्ट क्लास में बहुत कुछ बता दिया था, आप बोलोगे फिर पब्लिक इशू बता दिया. बस लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट ड्राइव करेंगे. तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी का टॉपिक है, एंड इंडिया में लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज. एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर लिस्ट होता है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है. एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता. एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता. ऐसी कंपनी जो बच्चों जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, दैट काइंड ऑफ कंपनी बिकम लिस्टेड कंपनी. That kind of company become listed company. और एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर लिस्ट नहीं होता, that kind of companies become unlisted company. कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहे हैं. देखिए, आई थिंक लास्ट क्लास में तो खैर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था इसके ऊपर. आज फर्दर इसी को और आगे लेके जा रहे हैं. अब मुझे बताओ, हिंदुस्तान में अब हमारे देश में टोटल आज की डेट में 13 लाख कंपनी है. हाउ मेनी कंपनीज? 13 लाख कंपनी है, एंड अप्रोक्सीमेटली 10,000 कंपनीज आर लिस्टेड ओनली. बाकी की रेस्ट ऑफ द कंपनीज अनलिस्टेड कंपनीज है. तो हमारे देश में दो तरीके की कंपनीज है, एक लिस्टेड है और एक अनलिस्टेड है. अच्छा, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो कहाँ लिस्ट होती है? स्टॉक एक्सचेंज पे. और हमारे देश में आज की डेट में 6 स्टॉक एक्सचेंज है. पहले होते थे 19, 20, 21 बड़े सारे होते थे, बट आज की डेट में 6 स्टॉक एक्सचेंज है. और उन 6 स्टॉक एक्सचेंज में से जहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है वो 2 ही हैं, दैट इज एनएससी, बीएससी. एनएससी बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इज इट ओके? और आज की डेट में हर हिंदुस्तान की कंपनी, यानी जो 10,000 कंपनी है, वो कहाँ लिस्ट होती हैं? या तो एनएससी पे लिस्ट होगी या फिर बीएससी पे लिस्ट होगी. अच्छा, क्या कंपनी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है? कैन ए कंपनी गेट लिस्ट ऑन बोथ द स्टॉक एक्सचेंजेस? हाँ या ना? इसमें एक चीज वो नोट करें प्लीज. एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड करें. कॉन्सेप्ट नंबर 2, हाउ कंपनी गेट लिस्ट. अब चीजें टेक्निकल होनी स्टार्ट हो जाएंगी. याद रखना एक एक चीज. आई रिपीट, पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया? लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी में क्या फर्क है? बताओ क्या फर्क है? अगर कंपनी कहाँ लिस्ट है? स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो क्या है? अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है तो वो क्या है? अनलिस्टेड. लास्ट क्लासेस में जो आए थे उनको पता है हाउ कंपनी गेट लिस्टेड, याद है वो? पब्लिक इशू एंड ऑल. चलिए, तो लिखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसी के अंदर ऐड करें. हाउ अ कंपनी गेट लिस्ट. एक कंपनी कैसे लिस्ट हो सकती है? अच्छा, लिस्ट होने के लिए कहाँ अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है? कितने स्टॉक एक्सचेंज? सब बोलेंगे कितने स्टॉक एक्सचेंज? पहले ज्यादा होते थे, अब कितने? हो सकता है आईसीएसआई मॉड्यूल में या किसी और की किताब में लिखा हो 19 स्टॉक एक्सचेंज, वो गलत है. होते थे पहले, अब खत्म हो गए हैं. देयर ओनली 6 स्टॉक एक्सचेंज, और दैट इज 2 स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, दैट इज एनएससी और बीएस. आप बोल सकते हो कहने को 6 हैं, लेकिन इफेक्टिवली स्टॉक एक्सचेंज 2 ही हैं. कौन से? एनएससी, बीएससी. कहाँ पे हैं? मुंबई में, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे. इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग. एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ये सब आपके सिलेबस में है. वैसे एक ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, आपके अकॉर्डिंग, व्हाट इज सेंसेक्स इज ऑल अबाउट? ये हमने बड़ा सुना भी होगा ना, टीवी पे सुनते हैं एंड ऑल. सेंसेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ बीएससी. और सेंसेक्स मतलब कितनी कंपनी से बना हुआ है? 30 कंपनी. और निफ्टी 50 कंपनी. तो वो दैट इज सेंसेक्स निफ्टी. इसको क्या बोला जाता है? इंडेक्स बोला जाता है. क्या हम निफ्टी खरीद सकते हैं? क्या हम रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं? टाटा का शेयर? क्या हम निफ्टी खरीद सकते हैं? क्या हम सेंसेक्स खरीद सकते हैं? यस, अलाउड है. ये खरीदना भी अलाउड है.
यही तो डिस्कशन करना है सब, कि ये पहले तो ये सीखेंगे, अभी तो बहुत बेस लेवल पे है। सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, वो 30 कंपनी कौन सी हैं, वो 50 कंपनी कौन सी हैं, और टोटल 10,000 कंपनी तो 30 ही क्यों हैं, 50 ही क्यों हैं। तो और क्या हमारे देश में बस 2 ही इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी? नो, और भी दुनिया भर के इंडेक्स हैं, बैंकिंग इंडेक्स अलग है, मतलब बड़ी सारी चीजें। अच्छा, क्या ये ऐसे नाम सुने कभी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये सुना है कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे? ये सब के सब बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको एक होमवर्क दे दूं, करोगे आप लोग? डू वन थिंग नाउ, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आप यहाँ पे कितने बजे आते हो क्लास में? 8:30 बजे आते हो, ओके। एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ रहा हूँ, प्लीज मेरे कहने से इसे कीजिएगा। रोज डेली, डेली मतलब डेली, ये होमवर्क ही है आपका। आपको डेली आधा घंटा टीवी देखना है, लेकिन बिग बॉस नहीं देखना है। हाँ जी, 8 शाम को 8 बजे आपको एक चैनल देखना है, CNBC आवाज। ये आपका होमवर्क है, ये आपको डेली देखना है। टीवी तो देख ही सकते हैं ना यार, कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। और आपको कुछ समझ में आए, कुछ समझ में ना आए, हो सकता है 2 4 5 दिन देखोगे, वो कुछ ऐसे शब्द बोले, इंट्राडे ट्रेडिंग, तुम बोलो ये क्या है भाई, सेंसेक्स निफ्टी ऐसे शब्द आ रहे होंगे, तो तुम्हें पता ना चले कि क्या हो रहा है ये। तो डोंट वरी, देखते रहें, आप सुनते रहें। और जब आप वो CNBC आवाज चैनल देखोगे, तो नीचे क्या होगा, नीचे प्राइस क्रोल कर रहे होंगे, आप देखोगे नीचे प्राइस क्रोल कर रहे होंगे, एंड आप देखोगे दैट कोई ग्रीन में होगा, कोई रेड में होगा। ग्रीन मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, रेड मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, ब्लैक मतलब ब्लैक, ब्लैक भी होता है मतलब नो चेंजेस देयर। तो ग्रीन भी होता है और रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, देयर नंबर ऑफ थिंग्स, देयर नंबर ऑफ थिंग्स। तो आधा घंटा देखो, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस पेपर में आगे बढ़ोगे ना, तो बिलीव मी, एक एक शब्द आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। शायद उस टीवी पे कभी बोले, आधे घंटे के प्रोग्राम में आप देखो, वो बोलेंगे फ्यूचर होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होती है, अनस्पेसिफाइड सिक्योरिटी, नंबर ऑफ टर्म्स दे विल यूज, द ऑल द टेक्निकल टर्म्स। तो वो सारे, पंप एंड डंप ट्रेडिंग सुना है नाम कभी, सर्कुलर ट्रेडिंग, सर्किट ब्रेकर सुना है, ये शब्द सुने कभी, सर्किट ब्रेकर्स। तो ये सारी के सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, टीवी पे भी यूज होंगी, और आपको भी समझ में आएंगी, फॉर श्योर समझ में आएंगी कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, यही वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये होमवर्क आपको डेली करना है, हाफ एन आवर। हम कोई भी चैनल देख सकते हैं, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है हिंदी चैनल देखें, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप बाकी बड़े सारे इंग्लिश चैनल भी हैं, CNBC अगर आप देखोगे इसका इंग्लिश वर्जन भी है, तो बट माय एडवाइस आप हिंदी देखें, वो ज़्यादा समझ में आएगी तुम्हारे, ज़्यादा ना हवा में उड़ने की जूती नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, वो ज़्यादा समझ में आएगा यार। नहीं, कई लोग बोल देते हैं इंग्लिश पढ़ो, अबे समझ में आएगी नहीं इन्हें, तो क्या कराओगे इनको इंग्लिश पढ़ा के? हिंदी ज़्यादा, वो अपनी वतन की लैंग्वेज है, तो ज़्यादा बेटर है। बाकी जिसको इंग्लिश आते भाई, वो देख लेना। हाँ, नो, मेरे खिलाफ इश्यूज मत बना देना, आपने हिंदी क्यों बोल दिया, क्या हमें अंग्रेजी नहीं आती? आती है भाई, तुम्हें बहुत आती है। इज इट ओके विद यू? तो क्वेश्चन है दैट हाउ अ कंपनी गेट लिस्ट, कंपनी कैसे लिस्ट हो सकती है, कहाँ लिस्ट होगी? एक लाइन लिख लेना कहीं हिंदी में, कंपनी कभी लिस्ट नहीं होती, कंपनी का शेयर लिस्ट होता है। हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, क्या बोलते हैं बच्चों? लिस्टेड कंपनी। कंपनी कभी लिस्ट नहीं होती, कंपनी का शेयर लिस्ट होता है। हैव यू अंडरस्टैंड? तो दैट इज हाउ अ कंपनी गेट लिस्ट। तो लिखिएगा देयर 2 मेथड्स। शेयर लिस्ट होने के भी 2 तरीके होते हैं सर, देयर 2 मेथड्स। अब 2 मेथड क्या है लिखिएगा, डायरेक्ट लिस्टिंग, दूसरा लिखो बच्चों बैकडोर लिस्टिंग। तो पहला लिखिए दैट इज 2 मेथड, डायरेक्ट लिस्टिंग, बैकडोर लिस्टिंग। तो लिस्ट भी कंपनी अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 2 तरीके से करा सकती है, वन इज डायरेक्ट लिस्टिंग, सेकंड वन इज बैकडोर लिस्टिंग। डायरेक्ट लिस्टिंग, अगर कोई भी हिंदुस्तान की कंपनी, इफ एनी कंपनी, सपोज एक्स लिमिटेड, अगर बच्चों हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी क्या लेकर आना चाहती है? पब्लिक इशू लाना चाहती है। इफ एनी कंपनी वांट टू कम विद पब्लिक इशू, नाम सुना है किसी कंपनी, किसी बंदे ने? पब्लिक इशू क्या होता है मालूम है? अगर कोई कंपनी अपना शेयर इशू करना चाहती है, पब्लिक मतलब दुनिया को, पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी। मैंने बोला मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब मजबूरी है,
कि उसे अपना शेयर क्या कराना पड़ेगा, लिस्ट। कहाँ पे कराना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे। मेरा सवाल, कितने स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, लेकिन इफेक्टिवली कितने हैं, दो ही। वन इज एनएससी, सेकंड इज एवरीबॉडी, एनएससी और बीएससी। अब मैं बार बार बस दो ही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करूंगा, वैसे बता दिया 6 हैं, दो के बारे में बात करेंगे, एनएससी और बीएससी। अगर कोई कंपनी अगर पब्लिक इशू लेकर आएगी तो मुझे बताओ क्या उसे लिस्ट कराना मैंडेटरी ऑप्शनल, 100% मैंडेटरी है। कितने स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बीएससी या बोथ, कितने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना मैंडेटरी भाई, एनएससी बीएससी या दोनों पे, लिख लो लिख लो लिख लो, दैट इज ओनली वन स्टॉक एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को क्या करा लीजिए, किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को क्या करा लो, लिस्ट। क्या दोनों पे लिस्ट कराना मैंडेटरी है क्या, नो। किसी एक पे लिस्ट कराना मैंडेटरी है। क्या आप अपनी मर्जी से दोनों पे लिस्ट हो सकते हो, तो अगर आप अपनी मर्जी से दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए, एनएससी पे भी और बीएससी पे भी, पता है इसको एक नाम देंगे, मल्टीपल लिस्टिंग। क्या नाम देंगे इसको, मल्टीपल लिस्टिंग। अगर आप अपनी मर्जी से एक साथ दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाओ तो इसी को क्या बोलेंगे, मल्टीपल लिस्टिंग। इज इट ओके विद यू। एक छोटा सा सवाल और, कितनों पे लिस्ट कराना लॉ के हिसाब से मैंडेटरी है, सिर्फ एक। लेकिन फिर कोई कंपनी अपने आप को दो दो स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों लिस्ट करवाती है, ट्रेडिंग बढ़ जाती है। क्या एनएससी पे ट्रेडिंग अलग होगी, क्या बीएससी पे ट्रेडिंग अलग होगी, तो मुझे बताओ कि अपने आप बड़ा फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, यस सर। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट। और जब कंपनी पब्लिक इशू लाए और पब्लिक इशू लाने के बाद लिस्ट हो, इसे क्या नाम दिया जाएगा, डायरेक्ट लिस्टिंग। इज इट सिंपल, इज इट सिंपल। और मैं एक बात बता दूं यहीं पे, अगर कंपनी पब्लिक इशू ला रही है तो एक लॉ लगेगा, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, आपके कोर्स में है, जल्दी स्टार्ट करेंगे। कौन सा लॉ लगेगा, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, दैट इज। और कंपनी डायरेक्ट लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे। इज इट ओके विद यू। एक बात बता दूं भाई यहीं पे, अब पहले भी बताया होगा, अगर कंपनी पब्लिक इशू लाएगी तो क्या स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना मैंडेटरी ऑप्शनल, एवरीबॉडी, मैंडेटरी ऑप्शनल, मैंडेटरी। ये बात लिखी है सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसी को क्या नाम दिया जाता है, बोलो, डायरेक्ट लिस्टिंग। इज इट ओके। लेकिन सर एक केस ऐसा भी है हिंदुस्तान में जहां पे कंपनी पब्लिक इशू नहीं लाएगी और फिर भी लिस्ट हो जाएगी। कंपनी विल नॉट कम विद द पब्लिक इशू बट स्टिल कंपनी गेट अ लिस्टेड कंपनी, कंपनी बिकम अ लिस्टेड कंपनी। ये कैसे होता है, लिखेगा मेथड 2। इसको बोलते हैं बैकडोर लिस्टिंग। इसमें क्या होता है, लिखिएगा देयर टू कंपनीज, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। बच्चों ये लिस्टेड कंपनी है, ये लिखो बच्चों अनलिस्टेड कंपनी है। एक लिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी लिख लीजिएगा। वन इज लिस्टेड कंपनी, सेकंड इज अनलिस्टेड कंपनी। और ये सबको पता है लिस्टेड क्या होती है, अनलिस्टेड क्या होती है। ये दोनों कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, ये वाली लिस्टेड है, ये वाली अनलिस्टेड है ऑलरेडी। एक है ना कॉन्सेप्ट होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मर्जर अमलगमेशन। क्या होता है, सुना तो होगा थोड़ा सा यार, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है। तो लिखिएगा अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। लिख लीजिएगा क्या हो रही है बच्चों, मर्ज हो रही है। इज इट ओके ना, यस। मेरा सवाल है, क्या कोई बता सकता है क्लास में, जस्ट रेज योर हैंड, बोलेगा नहीं, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, सवाल उन बच्चों से है जो फर्स्ट ग्रुप देकर आए हैं, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है तो कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन लगेगा, आवाज नहीं, रेज योर हैंड ओनली, लेट मी सी, आवाज नहीं। विच सेक्शन इज गोइंग टू एप्लीकेबल, मर्जर अमलगमेशन के लिए कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन लगेगा। यस, बहुत बढ़िया। ये कैसे भूल सकते हो तुम लोग यार, 230 232 लिख लीजिएगा ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और सुन लो भाई, जब मैं सेक्शन बोलूं, सेक्शन याद होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। CS इज ऑल अबाउट द सेक्शंस। कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ में मैंने सेक्शन बोला, याद होना चाहिए। 4 दिन के बाद पूछूं, सेक्शन आना चाहिए। एक सेक्शन अभी याद कराया, कौन सा, 41। लिस्टिंग कराना मैंडेटरी ऑप्शनल, सेक्शन बोलो 40। खाली तुमने ये बोल दिया ना लिस्ट कराना मैंडेटरी, कोई नंबर नहीं है ना मार्केट में ना पेपर में। कोई अगर पूछे सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 लिस्टिंग कराना मैंडेटरी, बस इसी के मार्क्स हैं। मेरी बात समझ में आ गई। जब भी बोले यू आर गोइंग टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी, जब भी बोले सेक्शन के साथ बोले, अदरवाइज कोई मार्क्स नहीं है। ना मार्केट में कोई मार्क्स मिलेंगे, ना आपको एग्जाम में कोई मार्क्स मिलेंगे। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। तो और मर्जर अमलगमेशन के लिए कौन सा सेक्शन है, 230 232। मैं एक बात बता दूं, जिसको ना पता हो लिख लेना। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है
तो जौन सी कंपनी मर्ज होती है वो उसकी एंटिटी खत्म हो जाती है। अगर एक्स वाई में मर्ज हो रही है तो उसकी एंटिटी खत्म हो जाएगी। तो बताओ यहाँ पे कौन मर्ज हो रहा है, किस में मर्ज हो रहा है? तो एंटिटी किसकी खत्म होगी? एक्स की एंटिटी। ये मर्जर में होता है, ये सेक्शन 230 232 में लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कौन मर्ज हो रहा है, किस में मर्ज हो रहा है? तो मुझे बताओ एक्स कौन सी कंपनी है, वाई कौन सी कंपनी है? तो क्या लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड में मर्ज हो जाएगी और एंटिटी किसकी खत्म होगी? लिस्टेड की। तो लॉ मेकर कहता है इस केस में क्योंकि लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी में मर्ज हो रही है तो इस अनलिस्टेड कंपनी को भी अपने आप को क्या कराना पड़ेगा? लिस्ट। क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी में आके आप में क्या हो रही है? मर्ज। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या यहां पर भी कंपनी लिस्ट हो जाएगी, हाँ या ना? यस। अब बताओ जरा, हिंदुस्तान में लिस्ट होने के कितने तरीके हो गए? दो। पहला बोलो, इफ अ कंपनी कमिंग विद पब्लिक इशू, अगर कंपनी क्या लेकर आ रही है? पब्लिक इशू, तो इन दैट वेरी केस कंपनी क्या हो जाएगी? लिस्ट। और इसे क्या बोलेंगे? बोलो डायरेक्ट। एवरीबॉडी क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। लेकिन क्या बिना पब्लिक इशू के कंपनी लिस्ट हो सकती है? मेथड बोलो, लिस्टेड कंपनी गेट मर्ज इनटू अ, दैट अनलिस्टेड कंपनी हैज टू बी लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। और इसको क्या बोलेंगे? बोलो बैकडोर लिस्टिंग। इज इट ओके विद यू? हमारे देश में, आई रिपीट, कितने तरीके की कंपनी? दो। वन इज लिस्टेड, सेकंड इज अनलिस्टेड। लिस्ट होने के कितने तरीके? दो। पहला पब्लिक इशू, दूसरा मर्जर अमलगमेशन। डायरेक्टली बोलता हूं, डायरेक्ट लिस्टिंग, बैकडोर लिस्टिंग। इज इट ओके विद यू? यस। आप बोलोगे सर यही बात क्यों बताई? एक बार दोबारा। पूरा सिक्योरिटी लॉ और कैपिटल मार्केट सिर्फ किसके ऊपर लगेगा? लिस्टेड कंपनी पे, ना कि अनलिस्टेड कंपनी पे। कंपनीज एक्ट किस पे लगेगा? लिस्टेड पे भी, अनलिस्टेड पे भी। लेकिन सर हमारा सिक्योरिटी लॉ वाला ये पेपर कहां लगेगा? सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड। और लिस्ट कराने के कितने तरीके? दो। डायरेक्ट और बैकडोर। और लिस्ट सिर्फ कहां होंगे? दो स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन से बोलो? बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल। सो होप इट इज ओके विद यू। आर यू गेटिंग दिस? कितने कॉन्सेप्ट हो गए? दो। कॉन्सेप्ट 3 ये याद होने चाहिए सर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखो भाई, हेडिंग लिखिए, मार्केट कैप, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कैप। अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, एक चीज मैं बताना भूल गया, लिखिए ये चार्ट रब कर दूं मैं, देखो कॉन्सेप्ट 3 पे बाद में आएंगे बच्चों, पहले इसको समझते हैं। लिखिए, कंपनी के पास लिस्ट कराने के दो तरीके, एक डायरेक्ट और एक बैकडोर। बच्चों डायरेक्ट लिस्ट कब कंपनी का होती है? जब कंपनी क्या लेकर आती है? पब्लिक इशू। आपको शायद ये पब्लिक इशू शब्द मजाक लग रहा हो, और मैं थोड़े से फैक्ट आपके सामने रखता हूं तो शायद आपको कुछ बातें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएं। थोड़े से फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। पब्लिक इशू का मतलब ये होता है बच्चों, एक कंपनी को पैसे की जरूरत है और कंपनी पूरे हिंदुस्तान के, कंपनी पूरे इंडिया को इनवाइट करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है। पब्लिक मतलब सबको इनवाइट करती है, आओ हमारे कंपनी के अंदर फंड्स दो और हम आपको बदले में क्या इशू कर देंगे? शेयर। तो पब्लिक आती है, कंपनी में पैसा लगाती है और कंपनी पब्लिक को शेयर बेच देती है। इसी को क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू। इज इट ओके विद यू? क्या मैं बोलूं पब्लिक इशू इज नथिंग, इट इज अ मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल। लिखेंगे सब, इट इज अ, एक एक शब्द लिखा होना चाहिए कॉपीज में। इट इज अ मेथड ऑफ व्हाट? रेजिंग कैपिटल। इट इज अ मेथड ऑफ व्हाट? रेजिंग कैपिटल। सर पैसा रेज करने का ये माध्यम है और कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ मेथड टू रेज द कैपिटल। एक छोटी सी बात समझ में आ गई है? बोलो, लिखिए, क्या आपको पता है, डू यू नो हिंदुस्तान में अभी तक सबसे बड़ा पब्लिक इशू कौन सा माना गया है? अब थोड़े से फैक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डू यू नो हिंदुस्तान में अभी तक सबसे बड़ा पब्लिक इशू कौन सा माना गया है? विच पब्लिक इशू इज ट्रीटेड एज अ बिगेस्ट पब्लिक इशू? सबसे बड़ा पब्लिक इशू कौन सा माना गया? हाँ जी, हाँ जी, लिखेगा। इंडिया में जो सबसे बड़ा पब्लिक इशू माना गया, जो सबसे बड़ा पब्लिक इशू माना गया इंडिया में, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ज्यादा बड़ा नहीं था, 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए। आपको मालूम है 14,000 करोड़ रुपए मतलब कंपनी ने ये पैसा किससे रेस किया? पब्लिक से। मतलब कितने रुपए के शेयर इशू किए? 14,000 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए। और कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? 14,000 करोड़ रुपए। दैट इज द वर्थ ऑफ द कंपनी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो कैन वी से, अच्छा दूसरा जो इंडिया में जो सबसे बड़ा पब्लिक इशू माना जाता है,
अब एक्चुअली क्या है ना, हमें पता है रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, तो हमने बोल दिया रिलायंस, रिलायंस का पब्लिक इशू सबसे बड़ा रहा होगा, तो लिखिएगा रिलायंस पावर। रिलायंस पावर, इसका पब्लिक इशू आया था 10,000 करोड़ रुपए का। और पता है 8,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 2,000 करोड़, इतने रुपए के आईपीओ तो बड़े नॉर्मल फिनोमिना है और मार्केट में आते रहते हैं। पिछले साल भी दुनिया भर के आईपीओ आए थे मार्केट में, इस साल 2020 में भी बहुत सारे आईपीओ आने की उम्मीद है। आप मुझे बताओ, ये पब्लिक इशू जब कंपनी लाती होगी, आप देखिए जरा, कोल इंडिया लिमिटेड जब पब्लिक इशू लाती होगी, 14,000 करोड़ रुपए पब्लिक से उठा रहे हो, 10,000 करोड़ पब्लिक से उठा रहे हो, तो आपको नहीं लगता उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर बड़ी सारी रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती होंगी? और कौन सा लॉ लगता होगा? सिक्योरिटी लॉस तो लगते ही होंगे, लेकिन पब्लिक इशू लाने के लिए जो सबसे मेजर लॉ लगता है दैट इज आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। याद कर लो कौन सा लॉ है, आईसीडीआर रेगुलेशन, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। पहले ये था आईसीडीआर 2009, अब क्या हो गया, आईसीडीआर 2018, अमेंड हो गई रेगुलेशन, तो वो लॉ एप्लीकेबल होगा। यानी जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, तो इन दैट वेरी केस, और सुन लो, इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी कि जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी तो ही हैज टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर। उसे क्या अपॉइंट करना पड़ता है? उसे मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना, इट इज मैंडेटरी। ये कौन होते हैं? ये कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट होते हैं और ये पब्लिक इशू लाने में हेल्प करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा एक बात बताओ, पूरा पब्लिक इशू का मैनेजमेंट कौन संभालता होगा? मर्चेंट बैंकर। पब्लिक इशू सही से आई, ये कौन संभालता होगा? मर्चेंट बैंकर। सारे लॉ एंड रेगुलेशन का रख रखाव कौन करता होगा? मर्चेंट बैंकर। कोई आपको बता सकता है, कोई बता सकता है मुझे, अगर कंपनी 14,000 करोड़ का पब्लिक इशू ला रही है तो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा, हाँ या ना? तो ये मर्चेंट बैंकर फ्री में अपॉइंट होंगे या फीस लेते होंगे? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ रफली आपके अकॉर्डिंग, ये मर्चेंट बैंकर पब्लिक इशू लाने के कितनी फीस ले लेते होंगे? 14,000 करोड़ का पब्लिक इशू आ रहा है, 1-2 करोड़ और कुछ, 14,000 करोड़ का पब्लिक इशू अगर मैं संभालूंगा, आप संभालोगे, तो आप कितनी फीस चार्ज कर लोगे? हाँ जी, आई एम टेलिंग यू, 10 से 20 करोड़ दे इजिली चार्ज एंड डिपेंड ऑन केस टू केस। दैट इज अ फीस चार्ज बाय द मर्चेंट बैंकर। क्योंकि सर इतने बड़े बड़े पब्लिक इशू आप संभाल रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंट बैंकर की होती है एंड दे आर द कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। आर यू गेटिंग दिस? और हिंदुस्तान में बड़े सारे मर्चेंट बैंकर है। सेबी की वेबसाइट पे आपको सारे मर्चेंट बैंकर की लिस्ट भी मिल जाएगी, दिखाएंगे एक दिन आपको सेबी की वेबसाइट पे जाकर कौन से मर्चेंट बैंकर कहाँ पर है। और दिल्ली में एक मर्चेंट बैंकर है, नाम है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? कॉर्पोरेट प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड। फिर किसी दिन बात करेंगे खैर मर्चेंट बैंकर की, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, आपको 10-10, 20-20 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं, और मर्चेंट बैंकर में कौन काम करता होगा एज पर योर ओपिनियन? हाँ जी, कौन काम करता होगा इन मर्चेंट बैंकर फर्म्स में? दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज। वी आर द पीपल हु हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द पब्लिक इश्यूज। और सर मर्चेंट बैंकर तो एक नाम है, उसके अंदर कौन काम करता होगा? दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी कुछ बच्चे आज में से मॉर्निंग में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आज बता ही दूं आपको। इफ यू वर्क इन अ मर्चेंट बैंकर, if you work in a merchant banker, your starting salary could be 70,000, 80,000, 90,000 rupees. That could be the initial salary अगर आप इस फील्ड में जाके काम करते हो। और सर जितना आप मेहनत करोगे तो सैलरी उतनी बढ़ती चली जाएगी। एक नॉर्मल कंपनी में जाओगे 25 से 30,000 मिलेंगे, मर्चेंट बैंकिंग फर्म में काम करोगे तो सर स्टार्टिंग सैलरी शायद 70-80 हज़ार से स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि सर इनके पास जो काम है वो एक अलग लेवल का काम है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हो मर्चेंट बैंकर के पास काम करने के लिए, जॉब करने के लिए कौन सी पेपर की नॉलेज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए? आई एम टेलिंग यू दैट इज अ सिक्योरिटी लॉस, दैट इज द डोमेन। कैन यू वर्क इन द कंपनी लॉ? यस। कैन यू वर्क इन द सिक्योरिटी लॉ? यस। और सर इसमें हम बोलते हैं कि कंपनी लॉ पढ़कर आप लाखों कमा सकते हो, सिक्योरिटी लॉ पढ़कर तुम करोड़ों कमा सकते हो। एंड आई मीन दिस, ये हवा में बातें नहीं हो रही हैं, दैट इज द रियलिटी, दैट इज प्रैक्टिकली। आर यू गेटिंग दिस? लिखना है तो लिख लीजिएगा, आप लोग ट्राई कर लेना। दिल्ली में साउथ एक्स में एक कंपनी है, ट्रेनिंग के लिए ट्राई कर लेना, कंपनी का नाम लिखवा रहा हूं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड, मर्चेंट बैंकिंग फर्म में। पता है इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है CS पवन कुमार विजय।
ही इज कंपनी सेक्रेटरी और उसी ने ये कंपनी बनाई है. ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर और एंड ही इज क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी CS पवन कुमार विजय, अ वेरी बिग नेम रिगार्डिंग दिस. और यहाँ पे ट्रेनिंग निकलती रहती है. स्टाइफन 10,000 रुपये से स्टार्ट है. अगर ट्रेनिंग भी लग जाएगी तो 8 से 10,000 रुपये तो स्टाइफन मिल जाएगा. और अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग जॉब मिल जाती है तो 60-70 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है यहाँ पे. मेरे बड़े सारे स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं. तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें इनकी वेबसाइट पे जाके आफ्टर बिकमिंग यू नो दैट आफ्टर क्लियरिंग ऑल द पेपर्स, तो यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिएगा. एक बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन. इज इट ओके? अच्छा, हम बात कर रहे थे पब्लिक इशू की. मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था आपको, लिखिएगा. इंडिया में 2 बड़े बड़े पब्लिक इशू समझ में आ गए? लिखो. क्या आपको पता है वर्ल्ड में सबसे बड़े पब्लिक इशू कौन से रहे हैं? इंडिया का तो पता चल गया. वन इज कोल इंडिया लिमिटेड 14,000 करोड़, 10,000 करोड़. एंड व्हाट इज वर्ल्ड लेवल? लिखिए. अलीबाबा 25 बिलियन $. और मैं आपको बताऊं दैट इससे भी बड़ा पब्लिक इशू एट द वर्ल्ड लेवल, लिख लीजिएगा, सऊदी अरामको. यस. ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है. ये अभी आपका नवंबर-दिसंबर में लॉन्च हुआ है और दैट इज सऊदी अरामको एंड दैट इज $25.6 बिलियन. ये डॉलर में है भाई, एंड अमाउंट इन बिलियन. That is $25 billion, $25.6 billion $. That is world biggest IPOs. Are you getting this? And ये किसकी कंपनी है मालूम है? सऊदी अरामको. सऊदी का किंग है और उसकी तेल की कंपनी, तेल के कुएं हैं उसके. सऊदी अरब में तेल के कुएं हैं और नाम है मोहम्मद बिन सलमान. नाम पता नहीं कैसा रखा हुआ है. और सर मोहम्मद बिन सलमान और तेल के कुओं की कंपनी है और $25.6 बिलियन $. इतना बड़ा पब्लिक इशू ये लेकर आया है. एंड दैट इज, और मजे की बात ये है इसने अपनी कंपनी का पता है कितना % शेयर बेचा है? इसने अपनी कंपनी का 1.5% शेयर बेचा है. बस 1.5% शेयर बेचा है. 1.5. खैर तुम्हें तो खैर अब ये आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे मैं बोल के आ रहा हूँ ना. तुम्हें ये मिलियन बिलियन समझ में आएगा. टू बी वेरी फ्रैंक, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा मिलियन बिलियन में जीरो कितनी होती है. तो शायद आप ये फैक्ट सोच भी नहीं सकते हो किस लेवल पे फैक्ट की बात हो रही है. 1.5% अपना शेयर बेचा और उस 1.5% का पब्लिक इशू कितना आया है? $25.6 बिलियन $. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. आप शायद ये नंबर भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. अब क्या करें बट. तो दैट इज समथिंग द वर्ल्ड बिगेस्ट. तो वर्ल्ड का बिगेस्ट आईपीओ कौन सा है? दैट इज सऊदी अरामको. और एक चीज और सुनो, ये पब्लिक इशू लाने के बाद एक कॉन्सेप्ट इसी से मैं कनेक्ट करूंगा. तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है. ये पब्लिक इशू समझ में आया. 2 फैक्ट आपके सामने रखे. इंडिया में कितने बड़े हैं? और अच्छा एक बात बताओ, क्या इंडिया में फ्यूचर में पब्लिक इशू अभी आएंगे या अब खत्म ही हो जाएंगे? क्या पब्लिक इशू कभी रुक सकते हैं? क्योंकि पैसा रेस करना तो कभी नहीं रुकेगा. और फ्यूचर में क्या और भी बड़े बड़े पब्लिक इशू आएंगे? यस. CS का स्कोप बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा? बढ़ेगा. एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसको ICDR रेगुलेशन इतना इन डेप्थ पढ़ाया जाता है. CA में थोड़ा सा है, CM में थोड़ा सा है, LLB में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है. इन डेप्थ स्टडी ICDR की सिर्फ किसको करवाई जाती है? द वन एंड ओनली कंपनी सेक्रेटरीज. दैट इज आवर डोमेन. ये हमारा डोमेन है सर. वी कैन एक्सेल इन दिस फील्ड और इसमें हम पैसे छाप सकते हैं, कमा सकते हैं इसके अंदर. वी शुड नो दैट. एंड पीपल गेट स्टिक टू द लिमिट ऑफ 5 करोड़ ओनली. और वो लोग 5 करोड़ की लिमिट पे अड़ जाते हैं. लिमिट बढ़ा दी, प्रोटेस्ट एंड बाकी एरियाज खत्म हो गए क्या हमारे लिए? तो दैट इज अ बिगेस्ट एरिया इन द सिक्योरिटी मार्केट. अगर आप काम करो कितना पैसा कमा सकते हो. इसी को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए. कॉन्सेप्ट 3 लिखना बच्चों. आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कैप. इसको सुनना जरा. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कैप पता होना चाहिए आप लोगों को सारी बातें. सी, लिसन केयरफुली. मार्केट कैप क्या होती है? देखिए, मार्केट कैप का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स
into the market price. Number of share into the market price. यही बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होंगे, प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़ें. बट इस अगर कोई सिक्योरिटी लो में ये वाला शब्द कभी यूज हो जाए मार्केट कैप, तो मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट प्राइस. एक एग्जांपल लो, एक्स लिमिटेड, इसके जो शेयर है बच्चों वो 1 करोड़ शेयर है. टोटल शेयर कितने? और स्टॉक एक्सचेंज में जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज में वो 10 रुपए चल रहा है. मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? बताओ व्हाट इज द मार्केट कैप? मार्केट प्राइस, मार्केट कैप कितनी हो गई कंपनी की? 10 करोड़. कुछ आई बात समझ में? आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ मार्केट कैप? इज इट ओके ना? अब सुनो ध्यान से मेरी बात. रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. कौन सी कंपनी बोलो? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. लिखो इसकी मार्केट कैप. ये समझ में आ गया मार्केट कैप क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. मार्केट ऑफ प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज. और स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? एनएससी बीएसई. तो मार्केट प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस की है, और अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, चेंज होती रहती है. ये 6 लाख करोड़ रुपए. That is the market cap of Reliance. Have you understand this? And again I would say that zero लगाना थोड़ा सा मुश्किल है. और अगर बात करें अगर हम, एक बच्चा कह रहे हैं नहीं सर लगा लेंगे, गुड, ग्रेट. अगर हम ये बात करें, हम ये बोलते हैं कि हम रिलायंस में सीएस बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप किसकी बात कर रहे हो? थोड़ा अंदाजा भी है. कंपनी की नेट वर्थ कितनी है? कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? 6 लाख करोड़ रुपए. दैट इज द नेट वर्थ ऑफ रिलायंस. कैन यू इमेजिन दिस? मतलब मेरी सांस फूल जाती है जब मैं ये अमाउंट बोलता हूं. देखो 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, और दैट इज 6 लाख करोड़ रुपए. दैट इज अ मार्केट कैप ऑफ रिलायंस. दैट इज अ मार्केट कैप ऑफ मुकेश अंबानी. कैन यू इमेजिन दिस? और हिंदुस्तान की एक कंपनी और है, दैट इज टीसीएस. नाम सुना है? टीसीएस. टीसीएस बोले तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. इसकी बच्चे जो मार्केट कैप है ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 10 लाख करोड़ रुपए. दैट इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. तो दैट इज समथिंग द. जल्दी एक टॉपिक करेंगे हम लोग, बायबैक. एक चैप्टर कराऊंगा बायबैक ऑफ शेयर्स. एंड उस चैप्टर में आपको टेक्निकलिटीज का एहसास होगा कि हाउ टेक्निकल दिस पेपर इज. और 10 लाख करोड़, और टीसीएस का एग्जांपल दूंगा कि टीसीएस कम विद बायबैक, और टीसीएस के पास पैसा बहुत है, कैश रिजर्व बहुत है. खैर वो बायबैक में बात करेंगे. हैव यू अंडरस्टैंड कि मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? अगर कोई बात करे कि अब मार्केट कैप, टीसीएस की मार्केट कैप, तो हम बोल रहे हैं 10 लाख करोड़. टीसीएस में जॉब मिल जाए एज अ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट कुड बी योर सैलरी? What could be your salary? Can you imagine? Salary has no limits. मुंह मांगी कीमत मिलेगी आपको अपने काम की. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप केपेबल हैं 10 लाख करोड़ की कंपनी संभालने के? तुमसे तो तुम्हारे कोर्स नहीं संभलते. कैन यू मैनेज अ कंपनी ऑफ 10 लाख करोड़ रुपीस? एंड इफ यस, तो सैलरी के लिए भी अब बिग यस. मुंह मांगी कीमत मिलेगी. आप जितना मुंह खोलोगे उतने पैसे मिलेंगे. आप बोलोगे मेरे को 50 लाख महीना चाहिए, 50 लाख महीना मिलेगा. कैन यू इमेजिन 50 लाख रुपीस पर मंथ? गुड. तो दैट ग्रेट भाई, कह रहा नो सर. ग्रेट. अरे गेटिंग दिस? समझ में आई बात? थोड़ा सा हायर लेवल पे लेके जा रहा हूं. जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 था उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 3 से. आप जरा ध्यान से देखना. इंडिया में ये कुछ कंपनी के नाम लिखे जिसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है. क्या आप मुझे बता सकते हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा मार्केट कैप कौन सी कंपनी की है? आईफोन. तो लिखिए एट द वर्ल्ड लेवल. और अब आपको है ना इंडिया और बाकी देश का कंपैरिजन क्लियर समझ में आ जाएगा. और मैं आपको बताना चाहता हूं, Apple has become $1 trillion company.
और एप्पल की मार्केट कैप इससे ज्यादा ही होगी। मैं एक रफली एग्जांपल आपको बता रहा हूं, $1 ट्रिलियन कंपनी, लिख लीजिए इसको। क्या बोला मैंने? $1 ट्रिलियन कम। अच्छा, अभी एप्पल हैज लॉन्च रिसेंटली आईफोन 11 प्रो। उसकी वजह से, जैसे ही वो फोन लॉन्च होगा, उसकी वजह से द एप्पल बिकम $1 ट्रिलियन कंपनी, तो कंपनी के शेयर में उछाल आ गया। अच्छा, क्या मैं बोलूं मार्केट कैप जो है वो कंपनी के मार्केट प्राइस पे डिपेंड करती है। ऊपर फॉर्मूला देखो क्या, नंबर ऑफ शेयर इनटू द मार्केट प्राइस, तो दैट इज $1 ट्रिलियन कंपनी। अच्छा, अगर मैं बोलूं एप्पल की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन है, $1 ट्रिलियन है, तो अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दूं, अप्रोक्सीमेटली दैट इज 72 लाख करोड़ रुपीस। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्पल एंड इंडिया, 72 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, इंडिया की जो सबसे टॉप कंपनी कौन सी थी? टीसीएस, उसकी कितनी थी सिर्फ? हम तो इसी में पागल हो जाते हैं। दैट इज 72 लाख करोड़ रुपए, ये $1 ट्रिलियन है। ये क्या है? $1 ट्रिलियन इज इक्वल टू, आई थिंक आज डॉलर का रेट 71 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा होगा, मैंने उसे 72 ले लिया। तो एक अप्रोक्स फिगर अगर मैं बोलूं कि एप्पल की जो नेटवर्थ मार्केट कैप है आज की डेट में 72 लाख करोड़ रुपए, इज इट ओके? और आप इस बात का अंदाजा इससे लगा लो, एप्पल चाहे तो 5-7 देश खरीद सकता है, इतना पैसा है एप्पल के पास। एप्पल कंपनी की मार्केट कैप इज मोर देन द जीडीपी ऑफ नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज एप्पल इज ऑल अबाउट। और पता क्या बेचता है? आईफोन। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वन प्रोडक्ट, दैट इज आईफोन। कैन यू इमेजिन what the company is all about? That is $1 ट्रिलियन कंपनी, इज इट ओके? और अब मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा इसे। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 72 लाख करोड़ रुपए, इज इट ओके? अब 1 ट्रिलियन का कंपैरिजन करना है आपको, ठीक है ना? अब देखो हुआ क्या, लिख लेना जरा। और मैं ऐसे लिख देता हूं, देखना जरा। वर्ल्ड के बेसिस पे अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट कैप, और आपको मैं थोड़े से फैक्ट बता रहा हूं, हमें पता होना चाहिए, लिखना बच्चा। मुझे बताओ वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिक इशू कौन सा था? तो लिख लो जरा, सऊदी अरामको। तेल के कुएं किसके? मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद के बिना सलमान, तो मतलब कुछ ऐसा नाम है। तो दैट इज सऊदी अरामको। एंड आफ्टर द पब्लिक इशू, इस कंपनी की जो मार्केट कैप है, इट बिकम्स $1.9 ट्रिलियन, डबल द एप्पल अप्रोक्सीमेटली। आर गेटिंग दिस? अब है ना, इसे है ना प्लस तुम ही कर लेना भाई, अपने बस की नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें एक है ना 1 ट्रिलियन के हिसाब से बता दिया था, वो 72 लाख करोड़ है। आप मल्टीप्लाई करते रहना जो आएगा। कैन यू इमेजिन तेल के कुएं की वैल्यू कितनी है? यस, उन तेल के कुएं में सारे आईफोन भी डाल देंगे ना, पता नहीं चलेंगे कहाँ गए, सब खत्म हो जाएंगे। तो दैट इज, तो आज हम बोलते थे आज तक कि एप्पल सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी वर्ल्ड में, लेकिन अब कौन है? सऊदी अरामको। आर गेटिंग? और लिखिएगा, सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, एंड दैट इज $1.063 ट्रिलियन, ये मार्केट कैप है। फिर आएगा बच्चों, दैट इज एप्पल, तीसरे नंबर पे एप्पल आ गया है, एंड दैट इज इसकी जो नेटवर्थ है $1.012 ट्रिलियन। फोर्थ अमेजोन, नाम सुना है अमेजोन? एंड दैट इज, जो अमेजोन है दैट इज, इसका मालिक जेफ बेजोस, और इसकी जो नेटवर्थ है $858 बिलियन। आई थिंक इतना तो मालूम ही है, ट्रिलियन बड़ा होता है बिलियन से। कोई बताएगा अमेजोन 800, जो अमेजोन है वो ट्रिलियन से कितना दूर है? अमेजोन 1 ट्रिलियन से कितनी दूर है? 142। आर यू गेटिंग दिस? तो मतलब ये ऑलरेडी 1 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं। पांचवा अल्फाबेट, पांचवी जो कंपनी है बच्चों, दैट इज अल्फाबेट, दैट इज 838 बिलियन।
छठी कंपनी अल्फाबेट कौन सी कंपनी है? गूगल, यही गूगल है, अल्फाबेट। और एक बस एक दो लिखवा रहा हूं, लिखेगा बर्कशायर हैथवे, ये किसकी कंपनी है मालूम? बर्कशायर हैथवे। और बच्चों इस कंपनी की मार्केट वर्थ है 508 बिलियन यूएस डॉलर। और याद रखना, जब सिक्योरिटी मार्केट पढ़ते हैं, जब सिक्योरिटी मार्केट का पेपर पढ़ते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में दो भगवान हैं। सिक्योरिटी मार्केट के सिर्फ दो ही भगवान हैं, एक वैरन बुफे, ये किसकी कंपनी है? वैरन बुफेट। तो हमारे लिए और आपके लिए दो ही भगवान हैं। और अगर आप सिक्योरिटी मार्केट में जाना चाहते हैं, इसमें पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको गणेश को, शिव को भूलना पड़ेगा और आपको दो नए भगवान बनाने पड़ेंगे, दैट इज वैरन बुफे। और इंडिया में है राकेश झुनझुनवाला, उनके पास एक झुनझुना है और वो बजाते रहते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया है? राकेश झुनझुनवाला। नाम सुना आपने राकेश झुनझुनवाले का? और ऐसा बोला जाता है झुनझुनवाला कम विद 5000 रुपीज इन मुंबई। मुंबई में 5000 रुपये लेकर आए थे और 5000 से बना लिए 10,000 करोड़ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। कितने पैसे की वर्थ क्रिएट कर दी? 10,000 करोड़। और आज की डेट में झुनझुनवाले का इतना नाम है, जिस कंपनी के शेयर वो खरीद लेता है उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, जिस कंपनी के शेयर को वो बेच देता है उस कंपनी की वैल्यू गिर जाती है। दैट इज द वर्थ ऑफ राकेश झुनझुनवाला। आर यू गेटिंग? और पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड इन दो लोगों को सलाम करता है। दैट इज कौन था ये? वैरन बुफे। एंड द सेकंड इंडिया का अपना राकेश झुनझुनवाला इज वैरन बुफे ऑफ इंडिया, आप ऐसे बोल सकते हो। तो बड़ा नाम है सर इसका। तो दैट इज। और एक लास्ट में लिख रहा हूँ, सिर्फ एक लास्ट कंपनी, और ये लिखनी बहुत जरूरी है कंपनी। क्या लग रहा है आपको ये कौन सी कंपनी होगी? टी सीरीज? अच्छा टी सी एस, टी सीरीज। मैंने कहा माता का भक्त है भाई ये तो लड़का। टी सीरीज। हम शशांक बेटा, हम तो वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, टीसीएस तो अपनी टाटास की कंपनी है, तो हम तो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं ना। हाँ बोलो। लिखेगा ये वो कंपनी जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। और देखो नाम बोलते ही पता चल गया, ये ऐसी कंपनी जो हम पानी से ज्यादा पीते हैं, ये एक ऐसी कंपनी जो हम खाने से ज्यादा खाते हैं, ये ऐसी कंपनी जिसके बिना हम सोते नहीं हैं, ये ऐसी कंपनी जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले इसी कंपनी के दर्शन करते हैं, गुड मॉर्निंग टॉयलेट बाद में जाते हैं। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। ये एक ऐसी कंपनी है, दैट इज फेसबुक। पागल ही बना दिया जुकरबर्ग ने भाई। हाँ साथ में लेके जाते हैं ये। हर आदमी के स्टैंडर्ड अलग अलग है। ओ भाई टॉयलेट में फेसबुक लेके जाते हैं। ओ भाई क्या कर रहे हो? कोई सेल्फी वेल्फी खिंच गई, कभी कैमरा ओपन हो गया, मतलब देश को क्या दिखाना चाह रहे हो तुम लोग? व्हाट इज हैपनिंग? मार्क जुकरबर्ग क्या बोलेगा? व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? क्या कर रहे हो? कम ऑन यार। तो टॉयलेट के बाहर ही रखो यार, ठीक है, दैट इज बेटर ऑलवेज। ओ तो लिखिएगा दैट इज जो फेसबुक है, दैट इज 508, इसको लिखना 508.8 बिलियन, 508.5 बिलियन, तो थोड़ा सा कम है। तो दैट इज फेसबुक। तो आप बोल सकते हो ये वर्ल्ड की कुछ ऐसी कंपनी। अलीबाबा बोल रहे थे 8वें नंबर पे, 435 बिलियन यूएस डॉलर। आर यू गेटिंग दिस? तो दैट इज इंडिया लेवल पे और दैट इज इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा ये फैक्ट्स आपके सामने क्यों रखे, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण मेरे पास है। एक्चुअली ना हम लोग अभी सीएस एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए हैं, आर यू गेटिंग? और इस सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में आप लोगों का विजन सिर्फ पता है कितना है? पास हो जाए। अभी सिर्फ क्या आपका पता है क्या लेवल, क्या आपका सिर्फ आपका लेवल बना क्या हुआ है? पढ़ो 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 पास हो जाए। आज एक लाइन लिख लेना, पास होने के बाद कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, गारंटीड बता रहा हूं ये। जब तक आपके विजन क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको ये आदमी उस लेवल तक पहुंच सकता है जिस लेवल तक वो देख सकता है, और तुम्हारी सोच सिर्फ कहां तक है? जून दिसंबर। डोंट माइंड बट दिस इज द रियलिटी। टीचरों ने तुम्हें बनाई इसी तक कदर दिया है
जून दिसंबर पेपर पास, पेपर पास। भाई साहब हर बच्चा ज्वाइन करने से पहले टपक पड़ता है, सर कोर्स कब कराओगे, कोर्स कितने दिन में होगा। क्यों? अच्छा आपकी भी गलती नहीं है, क्यों? जून दिसंबर जून दिसंबर, प्लानिंग ही कैसे होनी है, जून दिसंबर, और बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। कोर्स करा दो भाई साहब, कुछ भी करा दो, बस कोर्स करा दो। और पता है टीचर क्या पढ़ाए ना पढ़ाए डजंट मैटर, सर कोर्स करा दो और पास करा देना। कितने चाहिए? 50। अच्छा अगर ये बोलो सही पढ़ाऊं मत पढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है, 50 आ रहे हैं बहुत है। और गेटिंग, ये सोच हो गई है यार। लेकिन क्या मैं बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे द आइडिया, पेपर पास जिस दिन कर लोगे ना, मैं ना बड़ा प्रैक्टिकल हूं इन चीजों में, आप सबको मैं बता रहा हूं, जिस दिन तुम्हारा सीएस फाइनल का रिजल्ट आ जाए तुम पास हो जाओ ना, उस दिन खुशी मत मनाना, उस दिन खुशी मत मनाना, उछलने लग जाते हो पास हो गए, क्या पहाड़ तोड़ दिए। जिस दिन पास हो जाओ वो दिन बहुत बड़ा गम का दिन होगा। जिस दिन पास हो जाओगे आप, सर आपको पता नहीं है, मैं फेस कर चुका हूं ये लाइफ। मंडे को रिजल्ट आएगा सपोज, तो मंडे को बहुत खुशी होगी, सर ट्यूसडे को तुम्हें ये नहीं पता होगा करना क्या है, पता है। और जिसका रैंक आ जाएगा वो ज्यादा दुखी होना, क्योंकि रैंक आने के बाद जब ट्रेनिंग नहीं मिलेगी ना, तो अपने आप को खुश हो गए, मैं कहां जाऊं, अब कहां मरूं मैं जाके। आर गेटिंग दिस? कुछ पता ही नहीं होता बच्चों को, क्या करे, फिर 2 महीने के बाद ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है कि भाई कैसे करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यू शुड नो राइट नाउ कि हम कहां तक जा सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए दिस टाइम। सिर्फ पेपर इज नॉट अ क्राइटेरिया यार। अब कैन वी से, मैंने थोड़ा सा विजन आपको इंडियन कंपनीज का बताया, इतनी कंपनीज है यहाँ पे जा सकते हैं, एंड कैन वी से बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड दैट क्या ये बाकी कंपनीज भी हैं, हाँ या ना? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सुंदर पिचई, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इज वर्किंग इन गूगल? बोलो आप मुझे बताओ, क्या सत्या नडेला इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट? क्या ये द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या वो वहां पे काम कर सकते हैं? तो क्या हम लोग भी वहां पे जाके काम कर सकते हैं? बट रेदर इन बड़ी कंपनी को अगर हम छोड़ दें, पहले यहीं पे देख लो, मतलब इंडिया में भी बहुत है यार, और यहाँ पे भी काम किया जा सकता है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। यस, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, मार्केट कैप। अब बताओ कितने कॉन्सेप्ट बता दिए? हाँ जी, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4। इसी के ऊपर बात करते हैं। तो गरिमा ने सवाल पूछा है कि सर आपने बड़े प्यार से एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, नंबर ऑफ शेयर इनटू द मार्केट प्राइस। अब ये बताओ व्हाट इज द मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस क्या है? तो लिखेगा मार्केट प्राइस। फुल डिटेल में बात करेंगे आज मार्केट प्राइस के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है। द प्राइस which is available on the stock exchange, जो भी प्राइस स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है उसे मार्केट प्राइस बोला जाता है। आप क्या करना, अभी क्लास के बाद गूगल ओपन करना और लिखना, आज क्या है, मंडे है ना, रिलायंस का रिलायंस मार्केट प्राइस। तो आज जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा आपको दिख जाएगा, 1000 रुपए, 1100 जो भी चल रहा होगा। तो इसी को बोला जाता है दैट इज करंट मार्केट प्राइस। और जो ये मार्केट प्राइस है फ्लक्चुएट होता है, ये जो मार्केट प्राइस है फ्लक्चुएट होता है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। तो एक सवाल पूछा गया है कि सर ये तो बता दो, स्टॉक एक्सचेंज पे रिलायंस का जो प्राइस है, रिलायंस का जो शेयर है, ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है, ये फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? क्यों शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, क्यों शेयर का प्राइस नीचे जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कल मैंने देखा गोल्ड 41,000 टच कर गया, 41,000 गोल्ड टच कर गया, ऑल टाइम हाईएस्ट गोल्ड प्राइस देखा आप लोगों ने, 41,000। और अब इन दैट वेरी केस बोला जा रहा है ये और ऊपर बढ़ेगा, ये और ऊपर, हाँ जी बढ़ गया, आज कम हो गया, आज क्या रेट हो गया? 39, 39,708 हो गया भाई आज का प्राइस। बहुत अच्छा प्राइस है, किसी को खरीदना खरीद लो, ऊपर जाएगा गोल्ड अब। तो अगर आप 39,000 इज अ वेरी गुड प्राइस, तो खरीदना चाहते हो तो सोना खरीद लो। रिलायंस का जो शेयर है दैट इज, अब वो ऊपर क्यों जा रहा है? व्हाई द प्राइस ऑफ द शेयर फ्लक्चुएट, क्यों फ्लक्चुएट होता है? कोई बता सकता है कारण? लिखिएगा, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
एक सिंपल सा रोल होता है, क्लास 12th में पढ़ा था, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी मार्केट में किसी शेयर की डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, किसी की डिमांड घटेगी तो उसका प्राइस घट जाएगा। तो लिखेगा प्राइजेस आर रेगुलेटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसको लिख लीजिएगा, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इज इट ओके विद यू? देखो सर, कुछ एग्जांपल लेते हैं। किसी कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है? नीचे। उसके हजारों कारण हो सकते हैं कि वो शेयर का प्राइस नीचे क्यों जा रहा है। टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, खबर आई उसे लॉस हो गया 1000 करोड़ का। बोलो आप, शेयर का प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करोगे डेफिनेटली, और हम तो हर बच्चे को एडवाइस करते हैं प्लीज ट्राई टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। आप लोगों को तो मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो दैट इज, अगर इन फैक्टर को भी हम जो पढ़ रहे हैं तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि शेयर का प्राइस क्यों नीचे जाता है, क्यों ऊपर जाता है। अगर कंपनी को 1000 करोड़ का लॉस हो गया, बताओ शेयर का प्राइस आपके अकॉर्डिंग नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? लिखो जरा, कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपको यह खबर पता चल गई है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसकी खबर आपको मिल गई है। बताओ शेयर का प्राइस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजन कि शेयर का प्राइस क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है। कैन यू इमेजिन दिस? अच्छा, आप थोड़ा सा अजीब सी बातें करते हैं। रिलायंस की कंपनी, मार्केट में खबर आई मुकेश अंबानी को डेंगू हो गया। हो सकती है खबर, डेंगू नहीं हो सकता उसे? मैं आपसे पूछता हूं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कभी, मैं आपसे पूछता हूं, मच्छर भी उसे नहीं काटते होंगे, कहते होंगे महंगा महंगा आदमी है, रहने दो। वी कांट अफोर्ड हिज ब्लड, हम उसका खून अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल है, मुकेश अंबानी को डेंगू हो गया, आपको क्या लगता है शेयर का प्राइस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। कैन यू इमेजिन? ये सिर्फ हमारी एंटिसिपेशन है सर। अच्छा, मुकेश अंबानी वेंटिलेटर पे, क्या हुआ क्या हुआ? एक खबर आई सीसीडी, कैफे कॉफी डे। एक खबर आई सीसीडी, कैफे कॉफी डे, क्या नाम था उसका? वीजी सिद्धार्थ। वीजी सिद्धार्थ, सुना है नाम आपने? भाई ने सुसाइड कर लिया। शेयर का प्राइस बढ़ गया बहुत ज्यादा या कम हो गया? कम हो गया। कैन वी से शेयर का प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, शेयर का प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है? नोबडी नोस। क्या बहुत सारे फैक्टर हैं, ये सिर्फ अपनी एंटिसिपेशंस होती हैं। हजारों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है, शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। आगे सुनना, पॉइंट 5 सुनिए। एग्जाम्पल दे आपको, ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम सुना आपने? उसने क्या किया, जितनी जितनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी उनको एक एक हजार करोड़ की सब्सिडी दे दी। मेरा सवाल है, एयरटेल का प्राइस बढ़ेगा, भारतीय एयरटेल का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। आर यू गेटिंग? तो कैन वी से देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ रीजन। पता है, सुबह सुबह 9:30 बजे सूट बूट पहनकर टीवी चैनल्स पे ब्रोकर आ जाते हैं अपनी राय देने के लिए, कौन सा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कौन सा शेयर का प्राइस घटेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, क्या वो सारी बातें सच होती है? नो, दे आर ऑल एंटिसिपेशन। कभी एंटिसिपेशन सही हो जाती हैं, कभी एंटिसिपेशन गलत हो जाती हैं। अगर ये बात 100% परफेक्ट हो कि उन्हें पता हो कि कौन सा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, वो तुम्हें क्यों बताएंगे? उनका दिमाग खराब है, खुद ही नहीं खरीद लेंगे। दे आर जस्ट एंटिसिपेशन। और नीचे न्यूज चैनल चलाता रहता है कि ये जो एडवाइस दे रहे हैं इनकी खुद की राय है, चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है सर। एंड इन दैट वेरी केस ऑफ एंटिसिपेशन है। कभी मैंने जो तुम्हें अभी बताया है ना, यही स्टॉक ब्रोकर्स भी बताते हैं। कभी एंटिसिपेशन। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? आप सुनो जरा, अब बताओ जरा, क्या ऐसा हो सकता है कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला 1000 करोड़ का, फिर भी शेयर का प्राइस गिर जाए? कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर भी शेयर की वैल्यू गिर जाए, क्या ऐसा हो सकता है? यस, यू नेवर नो सर, मार्केट इज कंप्लीटली अनसर्टेन। आपको नहीं पता क्यों शेयर का प्राइस बढ़े। मार्केट में दो तरीके के लोग हैं, एक जो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि शेयर का प्राइस क्यों बढ़ता है घटता है, वो सही कह रहे हैं, उनको नहीं पता।
एक ऐसे महान लोग होते हैं जो कहते हैं हमें पता है शेयर का प्राइस क्यों बढ़ता घटता है, वो गलत कह रहे हैं, बिकॉज इन द मार्केट नोबडी नोज एंड नोबडी कैन टेल यू विद एश्योरिटी कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा या शेयर का प्राइस घटेगा। Are you getting what I'm saying? So there's no surety for anything. Market है and it is all about the forces of demand and supply. Hope you have understood what is the concept of the market price. Are you getting this? अच्छा एक बात बताओ, कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 4। लिखना एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं इसमें, कॉन्सेप्ट 5। Whether market cap of any company remain constant. हाँ जी, whether market cap of any company remain constant. क्या किसी भी कंपनी की मार्केट कैप कांस्टेंट रहती है या फ्लक्चुएट करती रहती है? नेवर कांस्टेंट, कीप चेंजिंग। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि मार्केट कैप क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर। क्या नंबर ऑफ शेयर ये तो कांस्टेंट रहते होंगे, लेकिन क्या मार्केट प्राइस, आप मुझे बताओ, चेंज होता रहता होगा? क्योंकि मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है, क्योंकि मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है तो कंपनी की मार्केट कैप भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, सुनिए। क्या आप लोगों ने ये सुना है कि एक ना मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन, सुना है नाम आपने? और ये फोर्ब्स मैगजीन बड़ी सारी चीजें बताती है, बट एक फोर्ब्स मैगजीन में एक लिस्ट आती है, इंडियाज रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, इसकी एक लिस्ट जारी करती है फोर्ब्स मैगजीन। मेरा सवाल ये है, क्या इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है वो बदलते रहते हैं? क्या वो चेंज होते रहते हैं? हाँ या ना? कभी कोई होता है ऐसा या नहीं होता? अभी कुछ 1 साल पहले की खबर है, पता चला वर्ल्ड का जो रिचेस्ट पर्सन माना जाता है दैट इज बिल गेट्स। तो एक बार खबर आई कि अमेज़न का जो मालिक है जेफ बेजोस, उसने बिल गेट्स को पछाड़ दिया एंड ही बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सवाल ये छोटा सा मेरा ये है कि ये रिचेस्ट पर्सन किस बेसिस पे बनते हैं लोग? ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैप। जो ये रिचेस्ट पर्सन लोग बनते हैं, ये रिचेस्ट पर्सन कैसे बनते हैं? और ये रिचेस्ट पर्सन की जो कैलकुलेशन होती है कैसे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैप। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सर ये मार्केट कैप चेक की जाती है। आर गेटिंग? अब देखो, क्या मार्केट कैप की वजह से, क्या मार्केट प्राइस की वजह से मार्केट कैप फ्लक्चुएट होती रहती होगी? हाँ या ना? इसलिए ऐसा देखने को मिलता है, कभी भी रिलायंस के शेयर की वैल्यू नीचे जाएगी तो रिचेस्ट पर्सन मार्केट मुकेश अंबानी नीचे चला जाएगा। अभी 2 साल 3 साल पहले की खबर आई कि इंडिया का रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी था, 2 साल पहले की बात है, बट सन फार्मा का मालिक दिलीप सांघवी बिकम द रिचेस्ट पर्सन। सुना नाम सन फार्मा? दिलीप सांघवी बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। लेकिन बाद में मुकेश अंबानी के शेयर की वैल्यू फिर ऊपर बढ़ गई एंड ही अगेन बिकम द रिचेस्ट पर्सन। जेफ बेजोस बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैप, शेयर की वैल्यू नीचे आई, देन माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स अगेन बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे बड़े टाइम टेन्योर तक देखो, कोई भी बोले एक दिन के लिए आपका नाम रिचेस्ट पर्सन नंबर 1 आ गया, आई बिलीव यू नेवर बिकम नंबर 1। कोई बता सकता है आज तक सबसे लंबे टेन्योर तक नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में कौन रहा है? बिल गेट्स। वैरन बुफे भी नंबर 1 पे आ चुका है, मार्क जुकरबर्ग भी नंबर 1 पे आ चुका है, सब नंबर 1 पे कुछ दिन के लिए आ चुके हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट कैप। लेकिन सबसे लंबे ड्यूरेशन तक कौन रहा है? बिल गेट्स। और आज भी वही है। चेंज, कीप चेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट। हो सकता है मैं अभी आपको बिल गेट्स का नाम दे रहा हूं, क्या पता अगले ही पल कोई और बन जाए। इट ऑल बिकॉज ऑफ द मार्केट कैप। दैट इज ऑल अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन। होप इट इज ओके विद यू। कॉन्सेप्ट नंबर 6, वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स। लिखिए, फ्रॉम वेयर, एक कॉन्सेप्ट और है, फ्रॉम वेयर स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक के प्राइजेस पता चलते हैं। आप शेयर के प्राइस कहां से पता लगा सकते हैं कि कौन सा शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, कौन सा शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है? हाँ जी, लिखेगा टीवी चैनल्स, मोबाइल ऐप, और इट इज एडवाइजेबल टू एवरीवन। लिख लीजिएगा, एडवाइजेबल टू एवरीवन। एक ऐप डाउनलोड कर लें सबके सब, दैट इज मनी कंट्रोल।
एक ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज मनी कंट्रोल। और आपका एक काम है दैट इज इन द नेक्स्ट कमिंग 3 to 4 मंथ, अगले 3 से 4 महीने ये काम करना है आपको। आज क्या है? 13 जनवरी। सब करेंगे सर। देखो बात मान लोगे तो चीजें बहुत आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, नहीं मानोगे तो जैसे ना वैसे रह जाओगे। आज डेट है 13 जनवरी, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, नोट करें। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। आप क्या करोगे? डेली एक डायरी बनाएंगे और इन 3 कंपनी का रोज का क्या प्राइस है वो चेक करेंगे। इन 3 प्लस 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 सेंसेक्स कितना है, निफ्टी कितना है। मैं किसी से भी पूछूं, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? एवरी स्टूडेंट शुड नो दिस। आपको पूरी मार्केट पे नजर रखनी है 5 चीजों पे। सेंसेक्स कितना जा रहा है, सेंसेक्स कितना ऊपर है, सेंसेक्स कितना नीचे है, निफ्टी। अभी सेंसेक्स निफ्टी को डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब आप टाइम आएगा, लेकिन अभी आपको पता ही है ना सेंसेक्स निफ्टी, ये सुना तो होगा ना कम से कम सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है। रिलायंस का शेयर का प्राइस, कौन सी रिलायंस? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको ये शेयर के प्राइस कहां से मिलेंगे? moneycontrol.com, वहां पे सर्च करो रिलायंस, आपको शेयर का प्राइस पता चल जाएगा। और सुन लो कॉन्सेप्ट 7, मार्केट टाइमिंग, यहीं पे ऐड कर रहा हूं सर। मार्केट टाइमिंग, एवरी स्टूडेंट शुड नो ऑल दिस थिंग्स। मार्केट टाइमिंग लिख लो दोस्तों, सबको ही पता होना चाहिए। लिखो जरा। मार्केट ओपन होती है 9:30, 9:30 ओपन हो जाती है, लेकिन लिख लो 9:15 बजे प्री ओपनिंग होती है। कितने बजे? 9:15 बजे एक कॉन्सेप्ट होता है प्री ओपनिंग, ये सबको पता होना चाहिए भाई। प्री ओपनिंग क्या होती है मालूम? 9:30 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन आप ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट कर सकते हो 9:15 से। मतलब मार्केट खुलने की तैयारी 9:15 स्टार्ट हो जाती है, जिसे प्री ओपनिंग बोलते हैं। इफ यू वांट टू प्लेस ऑर्डर, यू कैन प्लेस ऑर्डर एट 9:15, लेकिन ट्रेडिंग, एक्चुअल ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगी? 9:30 बजे से। आप 9:30 मान के चलो, प्री ओपनिंग के चक्कर में मत पड़ो। आप 9:30 मान के चलो, यानी मार्केट आपके लिए कब खुलेगी? 9:30। अब आपको क्या करना है? क्लास में बैठे हो, आप मनी कंट्रोल खोलेंगे, ये देखेंगे 9:30 बजे, 9:40 लगा लो, चलो 10-15 मिनट ऊपर करके देख लेना, और 9:30 बजे चेक करो रिलायंस का, टीसीएस का, इन्फोसिस का प्राइस क्या है, सेंसेक्स निफ्टी का क्या प्राइस है। आर गेटिंग? अब देखो आपको हैबिट हो जाएगी। अब आप आज चेक करोगे, अभी चेक कर लेना क्लास के बाद। अब आप आज चेक करोगे, पता चलेगा, टेक एन एग्जांपल, रिलायंस का शेयर 1000, कल चेक करोगे 1010, क्या बोलोगे? 10 ऊपर चला गया। हाँ, आपको मान लो नीचे चला गया, ऊपर चला गया, आपको ना स्टॉक मार्केट समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड वन डे यू डेफिनेटली इन्वेस्ट इन द मार्केट। मेरा पर्पस ये है कि आप लोग इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर। सर हम लाखों रुपए जॉब से नहीं, सिर्फ मार्केट से कमा सकते हैं, वी शुड नो दैट। अच्छा, मार्केट खत्म कब होगी? खत्म कह रहा हूं, क्लोज कब होगी? 3:30 बजे। 3:30 बजे। अब जैसे मार्केट बंद होगी 3:30 बजे, अगेन आपकी क्लास चल रही होगी, मनी कंट्रोल खोलो, देखो 5 चीजों के प्राइस क्या है, रिलायंस का, टीसीएस का, इन्फोसिस का, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। ये 5 चीजें आपको डेली चेक करनी है। ओपन कब होगी? 9:30। क्लोज कब होगी? 3:30। ये ना दिमाग में जब ये चीजें चलेंगी, देखोगे, तभी तो मार्केट समझ में आएगी। ये पेपर सिर्फ मैं बोलता रहूं, पढ़ाता रहूं कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, मजा नहीं आएगा। और गेटिंग दिस, डेली आप देखोगे, हाँ भाई सर आज तो 10 रुपए ऊपर जा रहा है प्राइस, आपका मन करेगा यार प्राइस तो बढ़ रहा है, चल 1000 में हम भी खरीद लेते एक शेयर, तो 10 रुपए का प्रॉफिट बन जाता। तो ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब ये चीजें आप देखना शुरू करेंगे। अच्छा, बंद कब होगी मार्केट? 3:30 बजे। एक चीज तो लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 7 में ऐड कर रहा हूं, जैसे मार्केट खुलेगी 9:30 बजे, तो क्या हर कंपनी का शेयर का एक मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करेगा? उसे बोलेंगे बच्चों डेली ओपनिंग प्राइस। क्या बोलेंगे उसे? डेली ओपनिंग प्राइस, दैट इज कॉल्ड डेली ओपनिंग प्राइस। दूसरा बताओ, क्या 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगी तो रिलायंस का, टाटा का, हर कंपनी का कोई ना कोई प्राइस तो होगा ही होगा, उसको एक नाम देंगे डेली क्लोजिंग प्राइस। डेली ओपनिंग प्राइस, डेली क्लोजिंग प्राइस। तो ये 2 प्राइस आपको हमेशा, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे रोज
रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस का डेली ओपनिंग प्राइस बताना है और डेली क्लोजिंग प्राइस बताना है। समझ में आया मैंने क्या बोल दिया? एंड यू हैव टू चेक ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस। लेकिन क्या आपको पता है कॉन्सेप्ट नंबर 8, छोटी छोटी सी बातें हैं, मार्केट कितने दिन खुलती है? डेज ऑफ मार्केट, हाँ जी, डेज ऑफ मार्केट लिखिएगा, मंडे टू फ्राइडे। और जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, त्योहारों पर भी मार्केट बंद हो जाती है। फेस्टिवल्स पे भी मार्केट, 26 जनवरी बात करें, 15 अगस्त बात करें, नेशनल हॉलीडेज, मार्केट बंद होती है। और सैटरडे संडे भी मार्केट बंद होती है। कैन वी से हमारे पास हफ्ते में कितने दिन है? 5 दिन है ट्रेडिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन कुछ स्पेशल टाइमिंग होती हैं जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दिवाली। दिवाली पे लोग मानते हैं कि पैसा खर्च करना शुभ है, इसलिए आप देखो दिवाली पे लोग बहुत शॉपिंग करते हैं। तो दिवाली पे स्पेशली एक टाइम पर स्टॉक एक्सचेंज, वैसे दिवाली को स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है, लेकिन दिवाली को एक स्पेशल टाइम के लिए, कुछ समय के लिए स्टॉक एक्सचेंज को खोला जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो दिवाली पे जब स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग के लिए खोला जाता है, लोग करते हैं ट्रेडिंग, उसे बोलते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग। और कौन लोग करते हैं मुहूर्त? मुहूर्त के अंदर ट्रेडिंग कौन करते हैं? दैट जो लोग शुभ मानते हैं कि भाई इस दिन हम स्टॉक खरीदेंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा होगी, और ये जो शेयर है 10 का शेयर खरीदेंगे तो 10 करोड़ का बन जाएगा ये शेयर। तो मुहूर्त ट्रेडिंग इसे बोला जाता है। तो दैट इज समथिंग। लेकिन सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज बंद रहता है मार्केट, और 5 दिन एक हफ्ते में मार्केट खुली रहती है। आप लोग चाहें तो उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दैट इज कॉन्सेप्ट 6, कॉन्सेप्ट 7, कॉन्सेप्ट 8। कॉन्सेप्ट 9 लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 9 लिखिएगा प्लीज। कॉन्सेप्ट 9 इज शेयर का जो प्राइस है, जब आप टीवी पे देखेंगे, देखो शेयर के जो प्राइसिंग होती है बच्चों, जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे देखोगे, अगर शेयर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो ऐसे दिखेगा, और साइन भी देखो, वो साइन ऊपर की तरफ दिखाएगा, दैट इज ग्रीन। लेकिन अगर शेयर का प्राइस गिर रहा है तो दैट इज इट शो लाइक दिस, रेड दिखाएगा, रेड अलर्ट कि वो प्राइस गिर रहा है। लेकिन अगर शेयर का प्राइस नो चेंज, तो वो ऐसे डब्बा बना देगा ब्लैक, एंड दैट इज ऐसे शो करेगा। तो 3 कलर स्टॉक मार्केट के प्राइस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये दिखाता है इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये दिखाता है डिक्रीजिंग ट्रेंड, कि शेयर का प्राइस गिर रहा है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? कि शेयर का प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट कम ही रहता है, कुछ ना कुछ शेयर का प्राइस तो बढ़ता ही है, कुछ ना कुछ शेयर का प्राइस तो गिरता ही है। तो या तो ग्रीन दिखेगा या रेड दिखेगा, ये ब्लैक ज्यादा देखने को नहीं मिलता बेसिकली। तो दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 9 लिखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 10 लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या? देखिए, whether student shall enter into stock market। तो मुझे लगता है द क्वेश्चन इज ओनली फॉर यू, नॉट फॉर द एग्जाम, ओनली फॉर यू। अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्या स्टूडेंट शुड एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट? हाँ जी। और मतलब वेदर दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। कोई ऐसा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हो, शेयर परचेज करता हो? हाँ जी, 1। तो कुछ फायदा हुआ और कुछ नुकसान हुआ? लॉस हुआ, अभी फायदे में हो? चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या कर रहा है भैया? तू भी पैसे लगाता है? कौन से शेयर में लगाए? किसमें? अरविंद में? अच्छा। और छोटू में? छोटी कंपनी से लगाए। कितने पैसे लगाए? 1400 रुपये लगाए। कितने हो गए? 1400 हो गए, 1800, 1600, क्या 200 रुपये कमा लिए भाई, पार्टी हो जाए फिर तो देखो 200 रुपये कमा के बैठा लड़का। तो whether student shall enter into the stock market, and I would say 100% yes।
और आपके टीचर की, आप लोगों के लिए एडवाइस, और अपने आप ये बात मेरी जरूर मानिएगा, और कुछ मानो मत मानो, जो भी आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं, तो खाने पीने के लिए, घूमने, मूवी देखने के लिए, आप सारा खर्चा करो, हर महीने 500 रुपये सेव कर लो, खर्चे कम कर दो, 500 रुपये बचा लो, और हर महीने बस 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक मार्केट में। एक महीने में 500 रुपये, नॉट अ बिग डील। मान लो चलो लॉस भी हो गया तो क्या हो गया, और आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी चीजें अपने आप ही सीख जाओगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप ही सीख जाओगे जो आपके कोर्स में हैं भी नहीं भी। 500 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें रिगार्डिंग दिस, और ये आज से करें, बिलीव मी, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको अपने आप में फील होगी। यस, हम काफी सारी चीजें सीख गए हैं। मैं बस आपको इतना सा बताना चाहता हूँ। यस, एक्चुअली क्या होता है कि कॉन्सेप्ट नंबर 10 के बाद ऐसे थोड़ा सा सुन लीजिए। वैसे इंडेक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन अ चैप्टर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली इंडेक्स क्या होता है, दैट जैसे सेंसेक्स है, अभी मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है इसके अंदर, तो हम रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं, इवन हम सेंसेक्स भी खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं हम सेंसेक्स भी खरीद सकते हैं, हम निफ्टी भी खरीद सकते हैं। उसको भी खरीदने का एक तरीका होता है। और मान लो जो सेंसेक्स है वो 30,000 रुपये चल रहा है, अब देखो मैंने सेंसेक्स खरीद लिया कुछ रुपए देकर, अब वो सेंसेक्स अगर बढ़ेगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, अगर वो सेंसेक्स घटेगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी ये बस आप इतना समझ लो अभी के लिए कि वी कैन परचेज इवन इंडेक्स, और इंडेक्स हमारे देश में 2 नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ये नंबर ऑफ इंडेक्सेस, एक इंडेक्स नहीं है, और भी बड़े सारे इंडेक्सेस हैं। तो आप उसे भी सेल, उसे भी परचेज। लेकिन अब इंडेक्स होता क्या है, पहले समझना पड़ेगा निफ्टी कैसे बना, सेंसेक्स कैसे बना, इंडेक्स होता क्या है, फिर इंडेक्स में ट्रेडिंग कैसे होती है। तो भी म्यूचुअल फंड के अंदर डिस्कशन करेंगे, बट होप यू अंडरस्टैंड कि हम खरीद सकते हैं इंडेक्स को, सेंसेक्स को भी खरीद सकते हैं और बाकी इंडेक्स को भी, और लोग खरीदते ही हैं। एंड हम तो बोलते हैं कि मार्केट में ज़्यादा बेटर है इंडेक्स खरीदना, मार्केट में ज़्यादा बेटर है इंडेक्स खरीदना, ना कि मार्केट में डायरेक्ट पैसे लगाना। खैर अभी आप ये बात समझ नहीं पाओगे ये मैंने क्यों बोल दिया। मैं बस आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूं, ध्यान से सुने। सी अगर टेक एन एग्जांपल, अगर आपने, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इन्फोसिस में आज से 20 साल पहले, 20 ईयर्स अगो, 20-25 साल पहले अगर आपने इसमें 10,000 रुपए लगाए होते, 10,000 रुपीज, द वर्थ ऑफ 10,000 रुपीज इज अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीज। दैट इज द पावर ऑफ मार्केट, एंड दैट इज नॉट वन एग्जाम्पल, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं ऐसे। मैं आपको डेटा दूंगा, जैसे आज मैंने आपको वो दिया, बताया ना, वो सारा मार्केट कैप पूरा मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया कि ये रियल डेटा है। इसका भी मैं आपको 1-2 दिन में डेटा इकट्ठा करके बताऊंगा कि इस कंपनी में 10,000 रुपये लगाए होते तो शायद आज आपकी वर्थ 10 करोड़ होती। हिंदुस्तान में कोई ऐसा बिजनेस नहीं जो 10,000 के 10 करोड़ बना दे 20 साल में। दैट इज द मैजिक ऑफ स्टॉक मार्केट ओनली। और ये स्टॉक मार्केट कर सकते हैं, दुनिया पागल नहीं है जो स्टॉक मार्केट में इस तरीके से दीवानों की तरह पैसे लगाती है। लेकिन उसके लिए समझ होनी चाहिए, एक सही सोच होनी चाहिए कि किस तरीके से पैसा लगाना है, नहीं तो फिर नुकसान भी बहुत होते हैं। लेकिन एक सही एटीट्यूड से पैसे लगाओगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। देखो एक चीज बताओ, सुनिए, लिसन क्योंकि लिसन प्लीज, मैंने अभी सेंसेक्स और निफ्टी आपको बताया नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेंसेक्स निफ्टी के बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं एक बात करता हूं, क्या आप इतना तो समझते हो कि सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो देश ऊपर जा रहा है? इतना समझते हो ना? इतना तो आता ही है। सेंसेक्स नीचे जाएगा तो मतलब ऐसा समझते हो कि सेंसेक्स अगर ऊपर जाएगा तो सारी कंपनी के शेयर बढ़ रहे होंगे, और सेंसेक्स नीचे जाएगा तो सारी कंपनी के शेयर में भी घट रहे होंगे। ये पूरा सच नहीं है, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। इतना तो मानते हो ना आप लोग? अच्छा आज सेंसेक्स कितना है चेक करो एक बार, अभी चेक करो, अभी सेंसेक्स कितना आ रहा है, कितना है? 11:55 पे 41,875 रुपए ये सेंसेक्स अभी आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा होगा। इज इट ओके? अबे ठीक है ना भाई, क्या हो गया? ठीक है,
अरे अप्रोक्स आ गया ना, क्या है, ठीक है। हाँ जी, हाँ 41, अरे ठीक है भाई सुन लो। ये तो हर सेकंड बदलेगा, मैं जितने बोलूंगा इतने बदल जाएगा, फिर तो ये खत्म। हाँ हो गया, ठीक है। 41,875 रुपए अभी सेंसेक्स है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 41,000 हमेशा से था? एक वक्त था ये सेंसेक्स 10,000 भी था, एक वक्त था ये सेंसेक्स 5,000 भी था। क्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 41,000 हो गया? अब आप मुझे बताओ, क्या सेंसेक्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे और नॉट? अच्छा ऐसा नहीं है सेंसेक्स बढ़ेगा ही, वो नीचे भी जाता है लेकिन फिर उठ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टेन्योर में, लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स हमेशा ही बढ़ा है। अभी कितना है? 41,000। 41,000 मतलब कि कंपनीज के शेयर के प्राइस बढ़ रहे होंगे, और शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो हमें फायदा होगा। आज अगर मैं रिलायंस का शेयर खरीद लूं या कोई भी कंपनी का शेयर खरीद लूं, या मैं इंडेक्स खरीद लूं 41,000 का, इन फ्यूचर अगले 5 से 10 साल में ये उम्मीद है ये जो सेंसेक्स है 70-80 हजार चला जाएगा। क्या हमारे पैसे डबल हो गए? अप्रोक्सीमेटली। और ये डबल, ये जाएगा ही जाएगा सर, नोबडी कैन स्टॉप दैट। ये रुक ही नहीं सकता, क्योंकि जब से ये सेंसेक्स बना है वी आर सीइंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड। हमें ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, हमें घटता हुआ कभी दिखा ही नहीं है। हाँ ऐसा होता है कि 25,000 पे एकदम से 22 पे आ गया, नुकसान हो गया, लेकिन लॉन्ग टेन्योर में ये हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा। एक छोटी सी एडवाइस बस यही है, आप पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो 500 रुपए पर मंथ लॉन्ग टेन्योर के लिए। आप ऐसा मत कीजिएगा मंडे को खरीदा ट्यूसडे को बेच दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब आप लॉन्ग टेन्योर में पैसा लगाओगे और आपका सेंसेक्स बढ़ेगा 50,000, 60,000, 70,000, तो आपके पैसे भी डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएंगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर, इट इज ऑलवेज बेटर टू पुट मनी, यू नो, एफडी गिव्स यू 7% ओनली। एफडी 7% दे सकता है आपको, इससे ज्यादा एफडी आपको नहीं देगा। मार्केट आपको 100% दे सकता है, स्टॉक मार्केट आपको 100% दे सकता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर। और जितना भी सेविंग है आपके पास एज स्टूडेंट लाइफ में, अगर आप आज से 500-500 महीने लगाने स्टार्ट कर देंगे तो साल के 6,000 रुपए हो गए, एंड दैट इज इनफ। और जैसे जैसे आपको समझ में आएगी, आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनीवेज, तो दैट इज समथिंग, कॉन्सेप्ट नंबर 9 कि हाँ जी, इंडियन रुपीस के अंदर ही बिल्कुल। मतलब क्या ऐसे कह रहे हो आप, सेंसेक्स? अच्छा अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, आई जस्ट टेक 2 मोर मिनट, मैं आपको बता देता हूँ ये भी। एक्चुअली ना, इसको समझने के लिए आपको कैलकुलेशंस देखनी पड़ेंगी। ठीक कह रहे हो आप कि जो ये सेंसेक्स है ये 41,000 आ गया, टेक एन एग्जाम्पल, तो ये क्या 41,000 रुपए ही है, यही कह रहे हो ना आप? यही पॉइंट है ना कि सर ये तो 41,000 रुपए है, क्या है ये? लिखिएगा ये 41,000 रुपए नहीं है, इसकी कैलकुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। और गेटिंग, इसके लिए आपकी पूरी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। मार्केट कैप है, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं एक बेस ईयर है इसका, बेस ईयर से कैलकुलेशन होगी इसकी। और ये वो मार्केट कैप निकलेगी, और कितनी कंपनी की मार्केट कैप निकलेगी? 30 कंपनी की। और उसके बाद कैलकुलेशन होगी, तब जाके वो निफ्टी 11,000 दिखेगा आपको, और वो पॉइंट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? 11,000 पॉइंट पर एनएस निफ्टी है, और 41,000 पॉइंट्स के ऊपर। अब आप बोलोगे ये 41,000 पॉइंट कैसे है, ये 11,000 पॉइंट कैसे बने? और एक सबसे बड़ी बात और पता है क्या है? सेंसेक्स में कितनी कंपनी है? 30। ये कितना दिखा रहा है? 41,000। निफ्टी में कितनी कंपनी है मालूम? 50। और ये अभी अभी चेक करो, ये 11,000 के आसपास होगा, 12,322 है। तो एक सवाल ये है, जब सेंसेक्स में 30 कंपनी पे भी 41,000 आ रहा है, तो निफ्टी में 50 कंपनी पे 12,000 कैसे है? आर गेटिंग दिस? और ये बेसिस पॉइंट का क्या चक्कर है, और ये मार्केट कैप से कैसे सेंसेक्स ड्राइव होगा, इन द नेक्स्ट क्लास। सेंसेक्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा, सेंसेक्स कैसे बना, निफ्टी कैसे बना, प्रॉपर 41,000 की कैलकुलेशन एंड प्रॉपर 12,000 की कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे सेंसेक्स और निफ्टी की। इज इट ओके? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में ऑल अबाउट सेंसेक्स निफ्टी। थैंक यू।